बढ़िया। चलो, आवाज आ रही है ना? आवाज आ रही है बेटा? चलो ठीक है, चलो बात स्टार्ट करते हैं। चलो, अपना जो लास्ट लेक्चर हुआ था बेटा, उसमें अपन बात कर रहे थे मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। उसमें जो कुछ बेसिक टर्म्स आती है बेटा, जैसे अपन ने कहा था वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर, ये सब बेसिक सी चीजें होती है। बार बार चैप्टर में कई जगह नाम आएगा ये, तो इनका हमने इनके बारे में डिस्कशन किया था, क्या होता है, कैसे होता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई थी? क्लियर है? और फिर हमने एक दो बेसिक क्वेश्चन भी डिस्कस किए थे, कैसे हमें देखती टिक लगाना है, कैसे थोड़ा सा ध्यान रखना है बेटा। क्लियर है? अगर बाय द वे इस पर न्यूमेरिकल पूछे तो एक ही फॉर्मूला है जिस पर न्यूमेरिकल बनेगा। यहाँ पर लिखो बेटा, क्वेश्चन लिखो, एक लिखो, ए रेडियो स्टेशन एमिट्स, यानी एमिशन करता है। ए रेडियो स्टेशन एमिट्स 1120 किलोहर्ट्ज। रेडियो स्टेशन एमिट्स 1120, ठीक है, 1120 बोर्ड पे डाटा कंफर्म करते रहना। रेडियो स्टेशन एमिट्स 1120 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी रेडिएशंस, ठीक है। A radio station emits 1120 kilohertz frequency radiations. Then calculate the wavelength of emitted radiations. Then calculate the wavelength of emitted radiations. कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ एमिटेड रेडिएशंस। क्लियर है बेटा? बच्चों एक चीज हमेशा ध्यान रखना, पहली बात तो ये बताओ हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है बेटा। क्या दे रखा है? फ्रीक्वेंसी दे रखी है। पूछा क्या है? वेवलेंथ, यानी न्यू की वैल्यू हमें दे रखी है और हमें लेमडा पूछा है। क्लियर है? लेमडा और न्यू का नाम सुनते ही दिमाग में आना चाहिए, न्यू इक्वल टू क्या होता है बच्चों? सी अपॉन लेमडा। यस और नो? क्लियर है? अब देखो मुझे इसमें करना क्या है, फ्रीक्वेंसी न्यू मुझे गिवन है, सी क्या होता है बेटा? वेलोसिटी ऑफ लाइट, और लेमडा मुझे कैलकुलेट करना है। यस और नो? सी की वैल्यू हमें पता ही है, फिक्स होता है, या ध्यान आना है कितना होता है रे? 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ मीटर पर सेकंड। क्लियर है बेटा? ठीक है, तो लेमडा अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो लेमडा इक्वल टू क्या लिखूंगा? सी बाई न्यू। यस और नो? क्लियर है बेटा? चलो यहाँ पर अगर वैल्यू पुट करें, सी कितना होता है? 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये वैल्यू फिक्स है सी की। क्लियर है? ठीक है। फ्रीक्वेंसी हमें कितना दे रखा है बेटा? 1120 किलो हर्ट्ज। क्लियर है बेटा? ठीक है, एक बात तो श्योर है बच्चों, देखो किलो को हटाने के लिए जैसे हमें पता है 1 किलोग्राम। अब देखो नॉर्मली बच्चा क्या करता है, सीधा कैलकुलेशंस करता है बेटा, लेकिन ध्यान रखना थोड़ा सा रॉन्ग है ये। ओके, कैसे देखो इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। किलो की बात करें, 1 किलोग्राम क्या होता है? 1000 ग्राम। यस और नो? अरे किलोग्राम को अगर ग्राम में कन्वर्ट करना हो तो 1 किलोग्राम क्या होता है बच्चों? 1000 ग्राम। इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूं, किलो हटाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। यस और नो? क्लियर है बेटा? तो सबसे पहले अगर मैं इस किलो को हटाऊं तो अपन क्या करेंगे बच्चों? 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन क्या हो जाएगा? 1120 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ हर्ट्ज। समझ में आ गया? ये मैंने क्या किया बच्चों, यानी किलो को हटा दिया है। क्लियर है? ठीक है, अब आपको याद है बच्चों अपन ने क्या लिखा था? 1 हर्ट्ज क्या होता है? 1 हर्ट्ज इक्वल टू 1 सेकेंड इनवर्स। यस और नो? अरे 1 हर्ट्ज क्या होता है? 1 सेकेंड इनवर्स होता है बच्चों। तो यहाँ से हर्ट्ज की जगह मैं सेकेंड इनवर्स लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ बेटा। तो क्या लिखेंगे? लेमडा इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन, इसको बेटा मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो 112 और 0 को इससे मल्टीप्लाई कर दो तो 10⁴ कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ? यस और नो? कर सकते हैं बेटा। ठीक है, और हर्ट्ज की जगह क्या लिख सकता हूँ? सेकंड इनवर्स। क्लियर है? ठीक है, ये बच्चों सेकंड इनवर्स कैंसिल आउट होगा या नहीं होगा? ये सिर्फ बताने का पर्पज ये है बच्चे को पता चले लेमडा की वैल्यू किस में आ रही है। तो ध्यान रखना बच्चों, लेमडा की वैल्यू किस में आ जाएगी? मीटर में। क्लियर है? क्योंकि मीटर बच गया ना। ठीक है, अब देखो बेटा सोल्व करने का तरीका। ऊपर हमें पता है बच्चों, देखो 3 है, नीचे 112 है। अगर मैं इसे 300 बना लूं, ठीक है, देखो अप्रोक्स करने का तरीका, अगर इसे 300 बना लूं तो मैं इसे क्या लिखूंगा? 300 मल्टीप्लाई बाई 10⁻, ये कितना हो जाएगा? अरे 2 0 इसके साथ लगा दिए बेटा, कितने बच गए? 6 बच गए। यस और नो? क्लियर है? ये कितना हो गया? 112 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁴। क्लियर है बेटा? ठीक है, और आगे क्या बच गया? मीटर बच ही गया। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखो ये कितना हो गया? 10⁻²। क्लियर है?
ठीक है। अब देखो बेटा ऑलमोस्ट करने का तरीका, जैसे मैं कहता हूँ चाणक्य नीति हमें काम में लेनी है, कैसे दिमाग लगाना है बच्चों। देखो अगर ये 300 होता, 300 है, अगर नीचे 100 होता कितने टाइम डिवाइड होता, 3 टाइम्स डिवाइड होता। यस और नो, मैंने क्या कहा, ये 300 है, अपॉन में अगर 100 होता तो कितना होता, 3 टाइम्स डिवाइड होता, लेकिन ये 100 से ज्यादा है, यानी मेरा रिजल्ट क्या आएगा, 3 से थोड़ा कम। यस और नो, ऑलमोस्ट करने का तरीका समझ में आ गया। अगर ये 100 होता तो 300/100 3 आता, लेकिन ये 100 से ग्रेटर है, मतलब 3 से थोड़ा कम आएगा। क्लियर है बेटा। तो इसे अगर ऑलमोस्ट करूं बच्चों, देखो ऑलमोस्ट लहराते हुए लिख रहा हूं, समझ रहे हो ना, ऑलमोस्ट करूं 3 से थोड़ा कम कर दो, समथिंग 2 पॉइंट ऐड कर दो। क्लियर है। मल्टीप्लाई क्या बच गया, 10⁻²मीटर मीटर। क्लियर है। तो ये कितना आ जाएगा, ऑलमोस्ट 280 मीटर। समझ में आ गया बेटा। क्लियर है। तो बेटा क्या करना, अगर आपको ऑप्शन पास पास दे रखे हैं 270 मीटर, 280 मीटर, 285 मीटर, 290 मीटर, तब तो मुझे क्या करना है, एग्जैक्ट करके टाइम वेस्ट करना है। लेकिन अगर ऑप्शन ऐसे दूर दूर है, 200, 250, ठीक है, 280, 320, तो क्या करना है, 300 से थोड़ा कम वाला ऑप्शन होगा, वही मेरा आंसर है। हमें टाइम भी बचाना है, ये पेपर का तरीका होता है बेटा सिलेक्शन का। समझ में आ गया। क्लियर है बच्चों। नोट करो बेटा, नोट करो। चलो बेटा कर लिए नोट, प्रिंस छवि छाप दिए, अरे बुझाने दे गया, बुझाने दे बेटा। चलो, तो ये अपने बात की बेटा, देखो कैसे मैक्सवेल जो थ्योरी है बच्चों, उसके अकॉर्डिंग हमें चाहे कॉन्सेप्चुअली पूछे, चाहे एक छोटा सा न्यूमेरिकल पूछे, कैसे करना है, कोई ज्यादा माथापच्ची वाली बात नहीं होती। बस ये ध्यान रखना, ये बताना इसलिए जरूरी था, इसमें जो कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किए वो आगे की कई सारी थ्योरीज में वो काम आएंगे बच्चों। क्लियर है। ओके, चलो अब बात करते हैं अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं बेटा। हेडिंग लिखो, स्टामा किसको कर रहा हूं मैं, प्लैंक्स प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, हेडिंग को प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, लिख लिए बच्चों। देखो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का मतलब क्या है, पहली बात तो देखो बेटा,
प्लैंक, ये साइंटिस्ट का नाम था बेटा, ठीक है। इन्होंने क्या किया, एक क्वांटम थ्योरी दी, क्वांटम के बारे में एक कॉन्सेप्ट दिया, उसको हमें डिस्कस करना है। ओके, क्या कहा बच्चों, देखो नॉर्मली ये मानते थे कि जैसे मान लो कोई भी सबस्टांस होता है वो क्या करता है, एनर्जी का एब्जॉर्प्शन करे या एमिशन करे, वो क्या होता है, कंटिन्यूअस फॉर्म में करता है। क्या करता है बेटा, कंटिन्यूअस फॉर्म में करता है। ओके, लेकिन प्लैंक ने फर्स्ट टाइम इसे बताया कि कोई भी सबस्टांस होता है चाहे एनर्जी का एमिशन करे या एब्जॉर्प्शन करे, एमिशन या एब्जॉर्प्शन का मीनिंग समझते हो ना बच्चों, ठीक है, लॉस करना या गेन करना। क्लियर, एमिशन मतलब लॉस करना, एब्जॉर्प्शन मतलब गेन करना। क्लियर, प्लैंक ने फर्स्ट टाइम बताया कि कोई भी सबस्टांस होता है वो क्या करता है, एनर्जी का एमिशन या एब्जॉर्प्शन कंटिन्यूअस फॉर्म में ना करके क्या करता है, डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में करता है, स्मॉल एनर्जी बंडल्स की फॉर्म में करता है। ओके, मैंने क्या कहा, सबसे पहले इन्होंने बताया क्या कि कोई भी सबस्टांस होता है चाहे वो एनर्जी का एब्जॉर्प्शन करे या एमिशन करे, वो कंटिन्यूअस फॉर्म में ना करके क्या करेगा, डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में करता है, स्मॉल एनर्जी बंडल्स के फॉर्म में करता है। और ये जो छोटे छोटे एनर्जी बंडल्स है इन्हीं को इन्होंने नाम दिया क्वांटम। क्लियर है बेटा, कैसे समझना इस चीज को, देखो बच्चों एक एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं बच्चों, देखो कैसे करना है। ये मान लो कोई सबस्टांस है, ये कोई सबस्टांस है, ठीक है, ये सबस्टांस है बेटा। देखो पहले ये मानते थे, मान लो इसकी तरफ रेडिएशन आ रही है या इसकी तरफ रेडिएशन जा रही है। ओके, ये क्या है, एनर्जी और रेडिएशन। क्लियर है बेटा, ये मैं किसको डिनोट कर रहा हूं, एनर्जी है, एनर्जी और रेडिएशन, ये एनर्जी और रेडिएशन है, पहले ये मानते थे बच्चों। देखो ये बताओ, ये जो एनर्जी को गेन कर रहा है या फिर एनर्जी का वापस लॉस कर रहा है, ये बताओ इसके बीच में कोई गैप है क्या, नहीं, ये कंटिन्यूअस फॉर्म में है या नहीं है, कंटिन्यूअस फॉर्म में है, पहले ऐसा मानते थे। ओके, लेकिन प्लैंक ने फर्स्ट टाइम क्या बताया कि कोई भी सबस्टांस हो, जैसे ये सबस्टांस है, वो एनर्जी का एब्जॉर्प्शन करे चाहे एमिशन करे, ये क्या होगी, वही एनर्जी और रेडिएशन है, ये एनर्जी और रेडिएशन, एनर्जी और रेडिएशन इन्होंने क्या कहा, ये कंटिन्यूअस फॉर्म में ना होके क्या करेगा, डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में करेगा। किस फॉर्म में करेगा बेटा, डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में करेगा। ओके, बच्चा कहेगा सर कैसे, तो पहली बात तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल देखना बेटा। बेटा नॉर्मली अपने देखा होगा कई बार, मान लो सामने वाला कोई चीज को बहुत फास्टली बोल जाए, इधर ध्यान देना, सामने वाला मान लो किसी स्टेटमेंट को बहुत फास्टली बोल जाए तो अपन क्लियरली सुन सकते हैं क्या, नहीं बच्चों, क्यों, एक्चुअल में इसका रीजन क्या होता है। या फिर एक सबसे बेस्ट एग्जांपल है, जैसे मान लो आपकी आंखों के सामने क्या किया, मैंने कहा बेटा कोई पेज है, मैंने कहा इसे पढ़ो, आपकी आंखों के सामने फिक्स है तो आप पढ़ सकते हो, मैंने फास्टली ऐसे कर लिया, आप पढ़ पाओगे क्या, नहीं। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल बेटा साइंस का है, इसका मतलब क्या है, अपने चाहे आईज हो चाहे ईयर्स हो बेटा, ठीक है, कुछ भी हो, चाहे अपनी आंखें हो चाहे कान हो, इनको देखने के या सुनने के लिए क्या होता है बेटा, एक फिक्स टाइम पीरियड की रिक्वायरमेंट होती है। यस और नो, क्या होता है, फिक्स टाइम पीरियड की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे अपनी आंखों के सामने फिक्स टाइम पीरियड तक मान लो कोई स्टेटमेंट रखा है, तब तो हम उसे पढ़ सकते हैं। उसने रखते ही हाथों हाथ वापस साइड में कर लिया, तो ये बताओ अपन उस पर फोकस ही नहीं कर पाए, यानी अपने जो नर्व्स है वो उसे ऑब्जर्व ही नहीं कर पाई। यस और नो, मैंने क्या कहा, समझ में आया। वैसे अपन क्या कहते हैं बच्चों, जैसे वॉइस के बारे में अपन बात करें, कई बार हम क्या करते हैं, बहुत फास्टली अपन मान लो कोई स्टेटमेंट बोल जाए तो सामने वाला सुन सकता है क्या, नहीं। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन भी यही होता है कि जो भी वर्ड्स हम बोलते हैं, सामने वाले ने क्या बोला है, इसको सुनने के लिए क्या होता है, हमने जो ईयर्स होते हैं या अपना जो ब्रेन होता है, उसको उस मैसेज को रीड करने के लिए क्या होता है, एक फिक्स टाइम गैप की रिक्वायरमेंट होती है। यस और नो, क्लियर बेटा, क्या होता है, एक टाइम गैप चाहिए बेटा, यानी इतना टाइम अगर फिक्स है तो ही वो क्या करेगा, उस मैसेज को रीड कर पाएगा। एक्चुअल में क्या होता है, जैसे मान लो मैं बोल रहा हूं, ठीक है, मैं साउंड वेव प्रोड्यूस कर रहा हूं, एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा हूं, लगातार हम बोलते हैं बेटा, हमें थकान फील होती नहीं होती, होती है, क्यों, अपन एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं साउंड वेव की फॉर्म में। क्लियर है। अब मैं क्या करूं, मैं अगर एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा हूं तो क्या होगा, यानी एटमॉस्फेयर में जो एयर पार्टिकल्स हैं उन पर फोर्स लगेगा और वो आपके ईयर तक पहुंचेंगे। ठीक है, आपके ईयर तक पहुंचेंगे, जो अंदर जो मेम्ब्रेन है उसमें वाइब्रेशन होगा। क्लियर, उस वाइब्रेशन से क्या होगा, न्यूरॉन के थ्रू ब्रेन पर मैसेज आएगा। ओके, और ब्रेन उस मैसेज को रीड करेगा कि सर ने क्या बोला है। ओके, और ये टाइम क्या होता है, ये जो मैंने बोला है, ये जो प्रोसेस मैंने आपको शॉर्ट में मतलब क्या डिटेल से समझाया, ये कई दिनों का नहीं होता बेटा, ये प्रोसेस ये होता है जस्ट नैनो सेकंड्स का। ओके, क्योंकि अपना जो न्यूरल रिस्पॉन्स होता है बेटा बहुत फास्ट होता है। ओके, तो बहुत मतलब नैनो सेकंड्स में होता है, एक सेकंड के भी बहुत छोटे से पार्ट में ये प्रोसेस कंप्लीट होता है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है, अगर मैं फास्टली बोल जाऊं
ये कई बार अपन देखते हैं, जैसे अपन मोबाइल पे बात कर रहे हैं, पास में कोई डीजे बजने लगे है बच्चों, ठीक है, तो ये बताओ अपन क्लियरली समझ पाएंगे क्या? नहीं। हाँ, जिसकी वॉइस ज्यादा होगी, जिसका साउंड ज्यादा होगा वो डोमिनेट करेगा, करेगा नहीं करेगा? लेकिन एक्चुअल में इसका रीजन क्या होता है, अपने मोबाइल से सामने वाला जो बोल रहा है और डीजे क्या हो रहा है, जो साउंड आ रहा है, दोनों फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ओवरलैप हो जाती है, दोनों ओवरलैप हो जाती है, तो क्या होता है, अपना ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है कि सामने वाले ने क्या बोला है। ओके, या फिर अपन देख सकते हैं बेटा, अपन मोबाइल पे बात करते हैं या पास में हमारा फ्रेंड हमें कुछ बोल रहा है, कुछ पास में खड़ा खड़ा, तो हम दोनों को समझ पाते हैं क्या? नहीं बच्चों, वो भी कुछ बोल रहा है, मोबाइल में जो फ्रीक्वेंसी उसकी भी कुछ साउंड आ रही है, तो ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है कि एक्चुअल में क्या बोला गया था। समझ में आ गया? क्लियर है बेटा? तो उस मैसेज को रीड नहीं कर पाता। अब अपने पॉइंट पर आते हैं, तो मैंने क्या कहा, यानी प्लैंक ने क्या समझाया कि कोई भी सबस्टांस होता है, चाहे वो एनर्जी का एब्जॉर्प्शन करे चाहे एमिशन करे, ये कंटिन्यूअस फॉर्म में ना करके क्या करता है, डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में करता है। ओके, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है बेटा, जैसे अगर मैं ये बोलूं बेटा हम पढ़ेंगे प्लैंक क्वांटम थ्योरी, मैंने क्या कहा बेटा, प्लैंक क्वांटम थ्योरी, तो ये बताओ मैंने जिस सीक्वेंस में बोला है आपको उसी सीक्वेंस में सुनाई दे रहा नहीं दे रहा? मैंने पहले प्लैंक बोला था तो आपको पहले प्लैंक ही सुनाई दे रहा है, उसके बाद मैंने क्वांटम बोला तो आपको क्वांटम ही सुनाई दे रहा है, उसके बाद मैंने थ्योरी बोला तो आपको थ्योरी ही सुनाई दे रहा है। क्लियर है? आपको ऐसे सुनाई दे रहा है कि बेटा पहले हम पढ़ेंगे थ्योरी क्वांटम प्लैंक, ऐसे सुनाई दे रहा है क्या? नो। क्यों? एक्चुअल में इसका रीजन क्या है, मैंने जो 3 वर्ड मैंने बोले हैं प्लैंक क्वांटम थ्योरी, आप उनको क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हो कि सर ने क्या बोला है। इसका रीजन क्या है कि मैंने प्लैंक जब बोला था उसके बाद क्या होगा, जब मैंने क्वांटम बोला तो थोड़ा सा टाइम पीरियड था, उसके बीच में टाइम गैप था बेटा, यस और नो? क्लियर है? और क्वांटम के बाद जब मैंने थ्योरी बोला है उसमें भी क्या है, थोड़ा बहुत टाइम गैप प्रेजेंट है बेटा। क्लियर है? तो जैसे अपने बोला है प्लैंक तो क्या होगा, हाथों हाथ अपने ब्रेन ने उस मैसेज को रीड कर लिया, सर ने बोला है प्लैंक। क्लियर है? उसके बाद सर ने बोला है क्वांटम, उसके बाद बोला है थ्योरी। क्लियर? अगर अपने कंटिन्यूस समझे प्लैंक क्वांटम थ्योरी तो क्या करेंगे, शायद अपने इतना फास्टली बोलते प्लैंक क्वांटम थ्योरी तो अपने क्लियरली समझ नहीं पाएगी सामने वाले ने क्या बोला है। समझ में आ गया मैं क्या कहना चाहता हूं, मेरा मतलब समझ में आ गया बेटा? जनरल लाइफ के मैंने एग्जांपल लेके बताए हैं और सब्जेक्ट के एग्जांपल भी मैंने बताए हैं कि एक्चुअल में अपनी जो ईयर्स होती हैं या आईज होते हैं बेटा, जो भी है बेटा, वो क्या होता है, वो किसी भी मैसेज को रीड करते हैं। मैसेज रीड करने का मतलब है चाहे सुनना हो चाहे देखना हो बेटा। ओके, क्या हो, किसी भी मैसेज को रीड करते हैं सामने वाले ऑब्जेक्ट पर, जो भी हमें ऑब्जर्वेशन करना है वो क्या होता है, उसके बीच में कुछ टाइम गैप रिक्वायर्ड होता है। यस और नो? अरे होता है नहीं होता? होता है बच्चों। ठीक है, अगर क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है, हम चाहे, मैंने यही बोला, एनर्जी का एब्जॉर्प्शन या एमिशन कंटिन्यूअस फॉर्म में ना होकर क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में होता है, स्मॉल एनर्जी बंडल्स की फॉर्म में होता है। क्लियर है बेटा? ठीक है, और ये जो स्मॉल एनर्जी बंडल्स है इन्हीं को इन्होंने क्या कहा, क्वांटम नाम दिया। क्लियर है बेटा? पहली बात तो ये बताओ, नॉर्मल जनरल लाइफ में हम जो प्रोसेस अप्लाई करते हैं, एनर्जी का एब्जॉर्प्शन करे चाहे एमिशन करे, ये एरो की डायरेक्शन समझ रहे हो ना, सबस्टांस की तरफ आ रही है मतलब एब्जॉर्प्शन कर रहा है, गेन कर रहा है। क्लियर? सबस्टांस से दूर जा रही है मतलब क्या कर रहा है, एमिशन कर रहा है, लॉस कर रहा है। क्लियर? वैसे यहां देख सकते हो, तो मेरा कहने का मतलब है चाहे एब्जॉर्प्शन की बात करें चाहे एमिशन की बात करें, ये बात दोनों पर ही अप्लाई होगी, चाहे एब्जॉर्प्शन हो चाहे एमिशन हो, कंटिन्यूअस फॉर्म में ना होकर क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में होता है बेटा। ये और नो? क्लियर है बेटा? ठीक है, चलो ये बताओ, दोनों कंडीशन जो मैंने बोर्ड पे डायग्राम बनाया, दोनों में से कौन सा करेक्ट है, फर्स्ट है सेकंड? सेकंड वाला बच्चों। ठीक है, इसमें तो हमें पता है एमिशन या एब्जॉर्प्शन क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस फॉर्म में हो रहा है। ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं। इन्होंने क्या कहा कि कोई भी सबस्टांस क्या करेगा, एनर्जी का चाहे एब्जॉर्प्शन करे या एमिशन करे, ये कंटिन्यूअस फॉर्म में ना होकर क्या होता है, स्मॉल एनर्जी, डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में स्मॉल एनर्जी बंडल्स की फॉर्म में होता है। क्लियर? जैसे मान लो मैंने छोटे छोटे डॉट डॉट से बनाए बच्चों, हर डॉट क्या कर रहा है, एक एनर्जी बंडल को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है? और ये जो एनर्जी बंडल है इसी को क्या कहते हैं बच्चों, क्वांटम कहते हैं। समझ में आ गया? यस और नो? क्लियर है? और अगर अपन बात करें लाइट की, तो लाइट के लिए क्या करते हैं, इन एनर्जी बंडल को स्पेसिफिक फोटोन वर्ड दे दिया जाता है। मैंने क्या कहा, फोटोन। वो किसके लिए वर्ड यूज होता है, लाइट के लिए। अपन कई बार वर्ड सुनते हैं बेटा फोटोन, फोटोन एक्चुअल में क्वांटम का ही फॉर्म है। स्पेसिफिक लाइट की अगर अपन बात करें, सनलाइट के लिए, तो अपन फोटोन वर्ड यूज करते हैं। समझ में आ गया? क्लियर है बेटा? लिखो बेटा, स्टेटमेंट लिखो, लिखो। अकॉर्डिंग टू प्लैंक, according to Planck, according to Planck, the emission or absorption of energy, according to Planck, the emission or absorption of energy from any substance, according to Planck, the emission or absorption of energy from any substance, the emission or absorption of energy from any substance is not continuous,
द एमिशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम एनी सबस्टांस इज नॉट कंटिन्यूअस, is not continuous, it is discontinuous, it is discontinuous, it is discontinuous in form of small energy bundles, it is discontinuous in form of small energy bundles, it is discontinuous in form of small energy bundles which are called as क्वांटम। क्लियर है? ये डायग्राम डालो बेटा समझने के लिए, डायग्राम डालो समझने के लिए, एक के नीचे क्रॉस लगा लेना बेटा समझने के लिए, मतलब ये रॉन्ग है। ओके प्रिंस क्या कहा सर, एनर्जी का एब्जॉर्प्शन तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में होता है, वो तो कंटिन्यूअस है ना? नहीं बेटा ध्यान रखना, पहले यही मानते थे क्या होता है, कंटिन्यूअस फॉर्म में होता है, लेकिन प्लैंक ने फर्स्ट टाइम बताया एनर्जी की कोई भी फॉर्म हो, चाहे वो एब्जॉर्प्शन हो चाहे एमिशन हो, वो कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं होता बेटा, वो किस फॉर्म में होता है, डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में होता है। क्लियर है? हमेशा ध्यान रखना बेटा, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में सनलाइट भी तो इसी में आती है, ठीक है बेटा, अरे सनलाइट भी तो इसी फॉर्म में आती है बेटा। तो सनलाइट की अगर अपन बात करें तो वो भी क्या होता है, कोई डायरेक्टली कंटिन्यूअसली कोई रेज ना होकर क्या होता है, कई सारी मिलियंस बिलियन स्मॉल पार्टिकल यानी एनर्जी बंडल फोटोन से मिलकर बनी होती है, तो वो भी कंटिन्यूअस ना होकर क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में होता है। हाँ हमें ऐसे क्लियरली शो नहीं होता, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, प्रैक्टिकली ऐसा ही होता है, बहुत मतलब नैनो सेकंड वाला क्या होता है, टाइम गैप जरूर होता है इनके बीच में बेटा। क्लियर है? ध्यान रखना, कोई सी भी एनर्जी की फॉर्म हो डायरेक्टली तो होता ही नहीं है बेटा। क्लियर है? चलो लिख लो, एक स्टेटमेंट लिख लो, फॉर लाइट दीज एनर्जी बंडल्स, 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 फॉर लाइट दीज एनर्जी बंडल्स are called as photon, for light these energy bundles are called as photon, for light these energy bundles are called as photon। चलिए बेटा यहाँ तक बात ठीक है। चलो बेटा ये तो हमने बेसिकली बात की, प्रिंस बात समझ में आई क्या? अपन ने क्या कहा बेटा, स्टार्टिंग में यही मानते थे जैसे तू बोल रहा है कि सर कंटिन्यूअस होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली इन्होंने ऑब्जर्व किया, जैसे मैंने जनरल लाइफ के 2-3 मैंने आपको एग्जांपल भी दिए। ओके, चाहे साउंड वेव हो, चाहे क्या हो, मोबाइल टावर एंटीना वाली वेव हो, चाहे कोई सी भी वेव हो बेटा, कोई भी क्या होता है, एमिशन या ऑब्जॉर्प्शन होता है। अरे सिंपल सी बात है बेटा, प्रैक्टिकली समझो ना, ठीक है। साइंस यही तो कहती है हर चीज दिखाई नहीं देती, लेकिन अपन दिमाग काम में ले सकते हैं। कैसे? अपन भी अगर बोलते हैं तो कॉन्स्टेंटली क्या बोल सकते हैं, अरे कॉन्स्टेंट बोल सकते हैं क्या? अरे वर्डिंग के बीच में कुछ टाइम गैप होता नहीं होता, इतना ज्यादा नहीं होता कि 1-1, 2-2 घंटे का गैप होगा, लेकिन कुछ नैनो सेकंड का टाइम गैप जरूर होता है बेटा। यस और नो? क्लियर है? तो ये प्रैक्टिकली बेटा, चाहे अपन लॉस करे चाहे अपन गेन करे एनर्जी का, कोई भी सबस्टांस हो, चाहे लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, वो कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं करके क्या करता है, एनर्जी बंडल्स की फॉर्म में करता है, जिनको क्या कहते हैं, क्वांटम कहते हैं। क्लियर है? और लाइट के लिए अगर हम बात करें तो इन एनर्जी बंडल्स क्वांटम को क्या नाम दिया गया, फोटोन नाम दिया गया। क्लियर है बेटा? प्रिंस बात समझ में आ गई क्या? तो ध्यान रखना बेटा कैसे होता है, क्या होता है। क्लियर है? चलो बेटा अब बात करते हैं, देखो इसके फॉर्मूले पे आते हैं, क्या होते हैं। नॉर्मली अगर अपन बात करें बेटा, अपन इससे फ्रीक्वेंसी की बात की, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, ठीक है। अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो एनर्जी ज्यादा होगी या नहीं होगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का मतलब ही क्या होता है बेटा, पर सेकंड टाइम में किसी पॉइंट से निकलने वाली वेव कितनी होती है, ट्रांस यानी पास होने वाली वेव कितनी होती है। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो सीधी सी बात है बेटा, हमें पता है टोटल प्रोवाइड एनर्जी ज्यादा होगी या नहीं होगी, होगी बेटा। तो यही बात इन्होंने कही, क्या, द एनर्जी ऑफ क्वांटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, यानी किसी क्वांटम या एनर्जी बंडल की एनर्जी क्या होगी, वेव की फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उसके थ्रू मिलने वाली एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी बेटा। क्लियर है? लिखो बेटा, नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखो, द एनर्जी ऑफ क्वांटम
द एनर्जी ऑफ क्वांटम, the energy of quantum, the energy of quantum is directly proportional to, the energy of quantum is directly proportional to frequency of wave, the energy of quantum is directly proportional to frequency of wave, the energy of quantum is directly proportional to frequency of wave, frequency of wave. क्लियर है बेटा? चलो कैसे करना है बेटा, देखो जैसे इन्होंने बोला उसी के अकॉर्डिंग करते हैं। देखो एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। क्लियर है? ठीक है। इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए जो प्रोपोर्शनल साइन है उसको हटाने के लिए कांस्टेंट यूज करते हैं बेटा, जिसको बोला गया एच। तो E इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू बेटा। ये अपने पास पहला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया। मैंने क्या कहा, E इक्वल टू एच न्यू। क्लियर है? एच यहाँ पर क्या, पहली बात तो इनका मीनिंग क्या है ये तो ध्यान है ना। E मतलब क्या है बच्चों, एनर्जी। ठीक है। न्यू मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी। और H क्या है बच्चों, इस साइंटिस्ट के नाम पे दिया गया, इसे बोला गया प्लैंक कांस्टेंट। क्या बोला गया बेटा, प्लैंक कांस्टेंट। इनके नाम पे दिया गया कांस्टेंट। क्लियर है? और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 6.62 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर -34 जूल इनटू सेकंड होती है। या फिर अर्ग में अगर ले तो ये कितना होता है, 6.62 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर -27 अर्ग इनटू सेकंड। बच्चा कहेगा सर जूल, अर्ग ये सब क्या है, ये एनर्जी की फॉर्म है बेटा। कैसे, एनर्जी की यूनिट्स होती है। जैसे अपन बोलते हैं किलोग्राम, ग्राम, दोनों ही मास की यूनिट है या नहीं है। मास को किलोग्राम में भी ले सकते हैं और ग्राम में भी ले सकते हैं। वैसे क्या होता है, दोनों ही एनर्जी की यूनिट है, जूल है और ग्राम, एक अर्ग बेटा। समझ में आ गया? क्लियर है? ठीक है। एक बच्चों देखो ध्यान रखना बच्चों, कैसे नॉर्मली अपन ने पढ़ा है न्यू इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन लेमडा। न्यू इक्वल टू सी अपॉन लेमडा होता है या नहीं होता, होता है बेटा। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, न्यू की जगह क्या लिख सकता हूँ, E इक्वल टू एस। तो ऐसे कैसे, न्यू की जगह क्या, सी अपॉन लेमडा। तो E इक्वल टू क्या आ गया, एच सी अपॉन लेमडा। ओके, बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चों, ये ध्यान रखना। एनर्जी नाम आते ही ये फॉर्मूला तो दिमाग में आना ही चाहिए, E इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा, बहुत काम आएगा। क्लियर है बेटा? ठीक है। इधर ध्यान दो, मैक्सवेल थ्योरी में जो अपन बात कर रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के एग्जांपल कौन कौन से होते हैं, किसकी एनर्जी, किसकी फ्रीक्वेंसी, किसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, कम होती है, उसमें मैंने कहा था ये दो फॉर्मूले आएंगे। प्लैंक थ्योरी में अपन डिस्कस करेंगे E इक्वल टू एच न्यू, E इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा। आगे नहीं आगे, समझ में आ गया बेटा? क्लियर है? लेकिन इसमें खासकर बात ध्यान रखना, यहाँ तक तो हर टीचर बताता है, लेकिन ध्यान रखना बच्चा यहाँ पर गलती किसमें करेगा, यूनिट्स में करेगा बेटा। किसमें करेगा, यूनिट्स में करेगा, क्योंकि अलग अलग यूनिट्स यूज करेगा बच्चों। कैसे करना समझना इस चीज को। यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, ये अपने पास जो वैल्यू आएगी ध्यान रखना, ये किस में आएगी, जूल में आएगी बेटा। किस में आएगी, जूल में आएगी। क्लियर है? ठीक है। और ये ध्यान रखना, इसमें जो एच को आपको यूज करना है, कौन सी वैल्यू होती है, जूल इनटू सेकंड वाली। ओके। और ये जो सी वेलोसिटी ऑफ लाइट, इसको किस में यूज करना है बेटा, मीटर पर सेकंड में यूज करना है। क्लियर है? ठीक है। लेमडा, लेमडा को किस में यूज करना है, मीटर में यूज करना है। क्लियर है? कैसे बच्चों, देखो ये अगर मीटर में है, इधर ध्यान दो, ये अगर मीटर में है तो हमें पता है बच्चों, देखो मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, यस और नो। ठीक है। और साथ में देखो क्या होगा बेटा, मीटर पर सेकंड, तो मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, सेकंड बचेगा नहीं बचेगा। ठीक है। तो फाइनली अपने पास वैल्यू किसमें, जूल में कैसे आएगी, क्योंकि एच भी क्या है, जूल पर सेकंड, और सी क्या है, मीटर पर सेकंड। तो ये सेकंड इससे कैंसिल आउट होगा नहीं होगा, और ये मीटर इस मीटर से कैंसिल आउट हो जाएगा। रिजल्ट किस में आएगा, जूल में आएगा। समझ में आ गया? क्लियर है बेटा? ओके बच्चों, फिजिक्स में नॉर्मली आप क्या करोगे, दो यूनिट्स पढ़ोगे आप। क्या, एक तो पढ़ोगे एमकेएस यूनिट, एक क्या पढ़ोगे, सीजीएस यूनिट। नाम सुना है क्या, मैंने क्या बोला है, एमकेएस यूनिट और सीजीएस यूनिट। प्रिंस और छवि कहाँ चले गए, आंसर नहीं आ रहा। मैंने क्या कहा बेटा, एमकेएस यूनिट और सीजीएस यूनिट। आपने नाम सुना है क्या, यस और नो। प्रिंस, छवि, तुम्हारा रिप्लाई नहीं आ रहा। एमकेएस यूनिट और सीजीएस यूनिट, नाम सुना है ना, कल पढ़ाया था, बिल्कुल बेटा नाम सुना है ना। एक्चुअल में क्या होता है, वेरी गुड बेटा, ध्यान रखना। देखो एमकेएस और सीजीएस यूनिट्स एक्चुअल में क्या होता है, ये यूनिट्स को अलग अलग फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। ओके। लेकिन ध्यान रखना, अपने बार बार काम में कहाँ आएगा बच्चा, गलती कैसे करेगा, हमेशा ध्यान रखना। अगर एनर्जी किस में है बेटा, जूल में है, मैंने क्या कहा, एनर्जी जूल में है, तो आपको कौन सी यूनिट यूज करनी है बेटा, एमकेएस यूनिट यूज करनी है। मैंने क्या कहा, एनर्जी अगर किस में है, जूल में, तो आपको बाकी के पैरामीटर की कौन सी यूनिट यूज करनी है, एमकेएस यूनिट यूज करनी है। क्लियर है? पहली बात तो ये बताओ, एमकेएस का मतलब क्या है, क्या
मास केजी और सेकंड। प्रिंस सभी एमकेएस का मतलब क्या है बेटा, मतलब क्या है? कोई बात नहीं, जैसा भी है मैं बताऊंगा, फिर कोई टेंशन नहीं है। मीटर किलोग्राम सेकंड, बिल्कुल बेटा। एम का मतलब क्या होता है बेटा, मीटर होता है। इसका मतलब डिस्टेंस की बात आ जाए आपको किस में यूज करनी है, मीटर में बेटा। अगर एनर्जी जूल में है तो ध्यान रखना बच्चों, क्लियर। और मास किस में यूज करना है, इसका मतलब है केजी मतलब किलोग्राम, ठीक है। और एस का मतलब है सेकंड। बात समझ में आ गई, क्लियर बेटा। मैंने क्या कहा, अगर एनर्जी की फॉर्म जूल है तो आपको यूनिट्स कौन सी यूज करनी है, एमकेएस यूज करनी है, क्लियर है, ठीक है बेटा। और अगर बाय द वे एनर्जी की यूनिट अगर अर्ग है तो आपको कौन सी यूनिट यूज करनी है, सीजीएस यूनिट यूज करनी है, क्लियर है। सी का मतलब क्या होता है बेटा, सेंटीमीटर। जी का मतलब क्या होता है, ग्राम। और एस का मतलब क्या है, सेकंड। इस चीज का खासकर तुम्हें ध्यान रखना है। आ गया समझ में, क्लियर है। ये बच्चों हमारे बहुत काम आएगी और क्वेश्चन में गलतियों से बचाने में हमें हेल्प करेगी। समझ में आ गया। ध्यान रखना किस कंडीशन में कौन सी यूनिट यूज करनी है। अगर एनर्जी किस में बेटा, जूल में है, तो को आपको बाकी की यूनिट्स कौन सी यूज करनी है, एम के एस। एम मतलब मीटर में, डिस्टेंस की बात आ जाए मीटर में, जैसे यहाँ पर देखो ये अगर जूल में है, एच को मैंने जूल में लिया है, तो देखो सी को मैंने मीटर पर सेकंड में लिया है, मीटर में लिया है। आ गया समझ में। लेमडा को मुझे सेंटीमीटर, एंगस्ट्रम किस में लेना है, मीटर में। जूल के साथ हमेशा मीटर, ठीक है। मास की बात आ जाए तो किलोग्राम में। टाइम तो सेकंड में लेते ही लेते हैं। आ गया समझ में। वही अगर एनर्जी की फॉर्म किस में है, अर्ग में है, तो क्या करना है बेटा, सीजीएस यूनिट यूज करनी है। सीजीएस मतलब क्या, सेंटीमीटर। डिस्टेंस की बात आ जाए वो क्या करना है, सेंटीमीटर। मास किसमें करना है, ग्राम। और एस मतलब सेकंड यानी टाइम। समझ में आ गया। तो मास, डिस्टेंस और टाइम तीनों को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है कौन सी यूनिट के साथ कौन सा यूज करना है। समझ में आ गया, क्लियर बेटा। आगे चैप्टर में कई जगह ये काम आएगा बेटा, खासकर ध्यान रखना है। समझ में आ गया यहाँ तक, यस और नो। और एक चीज खास कर ध्यान रखना, एनर्जी की कई सारी फॉर्म्स है, आपको कंफ्यूज करने के लिए इस चैप्टर में क्या, आगे भी कई सारे चैप्टर्स में देगा। लेकिन अगर आपको सारे अलग अलग एनर्जी के फॉर्मूले न रट के अगर आपस में रिलेशन ध्यान है कि कौन सी एनर्जी की फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करना हो, मैं कैसे करूंगा, तो बहुत ईजी हो जाएगा। ओके, कैसे बेटा समझना। एक तो आपको क्या देगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट देगा। क्या देगा बेटा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट देगा। ओके, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ध्यान रखना, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल होता है 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर -19 जूल के। मैंने क्या कहा, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है बेटा, 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर -19 जूल, क्लियर। यानी अगर मैं क्या करूंगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को मुझे जूल में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर दूंगा, काम खत्म। मैंने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह जूल लिख दो और जूल के साथ में ये लिख दो। इसका मतलब जो भी डिजिट है, जैसे x इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो मुझे अगर जूल में कन्वर्ट करना है तो x के मल्टीप्लाई में ये करूंगा, x मल्टीप्लाई बाय ये, और साथ में जूल आ जाएगा। समझ में आ गया। एक आपको एनर्जी की फॉर्म देगा बेटा, कैलोरी। तो 1 जो कैलोरी होता है वो होता है बेटा 4.2 जूल के बराबर, क्लियर है, ठीक है। एक आपको देगा क्या, जूल। 1 जूल होता है 10 टू पावर 7 अर्ग के बराबर। ये बेटा एनर्जी के अलग अलग फॉर्म्स हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जूल, कैलोरी, अर्ग। किसी कंडीशन में आपको कौन सी यूज करनी पड़ेगी, किसी कंडीशन में कौन सी यूज करनी पड़ेगी, लेकिन सबसे ज्यादा जो यूज होगी वो जूल वाले ही होगी। ये फिजिक्स का पार्ट जरूर है, लेकिन अपने क्वेश्चंस में आपसे नेगेटिव, वही बात है, नेगेटिव क्वेश्चन होने से बचाने के लिए आपको ये बता रहा हूँ किस कंडीशन में कौन सा ध्यान रखना है। समझ में आ गया मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, क्लियर है। मैंने क्या कहा, पहली बात तो देखो ये कन्वर्जन आपको ध्यान होना चाहिए बेटा, स्टार मार्क कर रहा हूँ, बहुत काम आएगा, कई चैप्टर्स में काम आएगा, ठीक है। अगर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना, सभी एनर्जी की फॉर्म है, ये ध्यान रखना, ये सारी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जूल, कैलोरी, अर्ग सभी एनर्जी की फॉर्म है, क्लियर है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो, क्लियर है। इसका अपोजिट बोल दो बेटा, क्या, अगर जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करूंगा तो क्या करूंगा, एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड कर दो। समझ में आ गया। इसको इसमें कन्वर्ट करना है तो ये मल्टीप्लाई में, इसको वापस इसमें करूंगा तो ये अपॉन में आएगा, नहीं आएगा। यानी अगर जूल को वापस इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड कर देना, क्लियर है बेटा। यहाँ पर क्या कहेंगे, अगर मुझे कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करना है तो 4.2 से मल्टीप्लाई करूंगा, उल्टा बोल दो, जूल को कैलोरी में कन्वर्ट करूंगा तो 4.2 से डिवाइड कर देंगे, क्लियर है। जूल को अगर अर्ग में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, 10 टू पावर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, अर्ग को जूल में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड करेंगे बेटा, क्लियर है। आप देख सकते हो बच्चों कैसे, प्लैंक कांस्टेंट जो होता है बच्चों क्या करना, देखो जूल में इसकी वैल्यू कितनी है, 6.62 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर -34। मैंने जो अर्ग में लिखा है बच्चों, मैंने क्या लिखा, -27। क्यों,
जूल को अर्ग में कन्वर्ट करूंगा 10⁻7 से मल्टीप्लाई कर दो, 10⁻7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 10⁻−34 मल्टीप्लाई बाय 10⁻7 -34 और प्लस का 7 कितना बच गया -27। यस और नो, क्लियर है बेटा? ओके, तो ये खास कर ध्यान रखना है, जो अलग अलग फॉर्म्स हमारे पास आई है उसको कैसे करना है, क्या करना है, समझ में आ गया? क्लियर है? और एक बात खास कर बच्चों ध्यान रखना, क्या आपके पास जो वैल्यूज आई, कई वाली वैल्यूज आएगी क्या, जैसे वोल्ट, वोल्ट का सिंबल क्या होता है बेटा V, क्लियर है? वोल्ट आ जाए या फिर वोट आ जाए, वोट, वोट यानी ये क्या होता है बेटा, यानी W में देगा, ये जैसे अपन पावर लिखते हैं ना 100 वोट का 10 वोट का, ठीक है, ये पावर की यूनिट है। वोट आ जाए, वोल्ट आ जाए या फिर हर्ट्ज आ जाए, इनका सिंबल मैं ब्रैकेट में जरूर लिख रहा हूं बेटा, ठीक है, या फिर आ जाए कुलॉम, कुलॉम यानी C, ये सभी कौन सी यूनिट है बेटा, इसके आगे लिख लेना, ये कौन सी यूनिट है बेटा, एमकेएस यूनिट है। यानी अगर क्या आ जाए, वोल्ट आ जाए, वोट आ जाए, कुलाम आ जाए, हर्ट्ज आ जाए, इन सब के साथ बाकी की जो यूनिट्स है मास की, डिस्टेंस की, आपको कौन सी लेनी है, एमकेएस वाली यूनिट्स काम में लेनी है। समझ में आ गया? क्लियर है? ये मैंने काफी इंपॉर्टेंट चीजें बेटा आपको बताई है, कैसे करना है, क्या करना है। यहां तक बात समझ में आ गई? क्लियर है? यहां तक कोई डाउट? ओके, नोट करो बेटा, फटाफट छाप दो। और जो चीजें मैंने ब्लॉक की है वो ब्लॉक जरूर कर लेना, ठीक है, बहुत काम आएगी। छवि कर लिए नोट, यस और नो? तो एक एक चीज बता रहा हूं बेटा, ध्यान रखना। ओके, ये मैंने इसको स्टार मार्क इसलिए किया बेटा इस कॉन्सेप्ट को, क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ध्यान रखना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अपन बात करें बेटा तो 3 पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में।
एक तो प्लैंक क्वांटम थ्योरी, एक अपन पढ़ेंगे बोर मॉडल। ओके, बोर मॉडल और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम भी उसी पर बेस्ड है। एक पढ़ेंगे लास्ट में क्वांटम नंबर्स। ओके, जो आपको नौशाद सर पढ़ा भी रहे होंगे बेटा, देखा होगा आपने। ठीक है, क्वांटम नंबर वो इनऑर्गेनिक और फिजिकल दोनों में थोड़ी कॉमन सी है, तो वो आपको बता रही है। ओके, कोई दिक्कत नहीं, अगर इनऑर्गेनिक नहीं चालू होती तो मैं सारी एटॉमिक के साथ मैं बताता हूँ, और पहले इनऑर्गेनिक चलाते हैं तो इनऑर्गेनिक वाला टीचर भी चालू कर देता है, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है? चलो बेटा, तो वो ध्यान रखना, वही सेम टू सेम है, काफी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ध्यान रखना बेटा उसके। चलो बेटा, ये जो अपना फॉर्मूला है इसके अकॉर्डिंग देखो बच्चों, बीच बीच में यूनिट्स वाली कौन कौन सी चीजें आपको सिली मिस्टेक से बचने में हेल्प करेगी, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। ओके, चलो बेटा, क्या कहा सर, h की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? बेटा देखो, h की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, एक्चुअल में क्या होता है, जो कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू एक्सपेरिमेंटली डिराइव की जाती है। एक्सपेरिमेंटली कैसे डिराइव की जाती है बेटा, कि जैसे इसकी एनर्जी इतनी है, फ्रीक्वेंसी ये है। मैंने क्या कहा, एनर्जी कोई मान लो रेडिएशन ले ली, उसकी एनर्जी फ्रीक्वेंसी को मैच करने के लिए दोनों में डिफरेंस क्या आ रहा है, इसका मतलब उस डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए कांस्टेंट यूज किया जाता है। मैंने क्या कहा, समझ में आया? एक सिंपल सी बात है बेटा, देखो जैसे आपसे ये बोला जाए, एक्चुअल में जो कांस्टेंट, जो प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं उसकी जगह कांस्टेंट यूज करते हैं, और कांस्टेंट की एक पर्टिकुलर वैल्यू फिक्स की जाती है। देखा ना, वो कैसे करते हैं, सपोज करो आपको जैसे मान ले कोई एक्सरे दे दी, कोई एक्सरे दे दी बेटा, ठीक है, इधर ध्यान दो, एक्सरे दे दी, आपसे बोला जाए एक्सरे की मान लो एनर्जी इतनी है, और फ्रीक्वेंसी मान लो सपोज करो इसकी एनर्जी है 10, क्लियर है, और जो फ्रीक्वेंसी है, इसकी फ्रीक्वेंसी मान लो इसकी वैल्यू है बेटा 5। मैंने क्या कहा, तो इसके अकॉर्डिंग मैं वैल्यू पुट करूंगा, तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो एनर्जी तो ज्यादा होगी, नो डाउट है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा, क्लियर है। प्रोपोर्शनल साइन में अगर हटाऊं तो इसके लिए कांस्टेंट यूज होगा, उस कांस्टेंट को सपोज करो मैं k मान रहा हूं, क्लियर है। एनर्जी की वैल्यू पुट करूं, ये कितना है 10 कांस्टेंट, और फ्रीक्वेंसी कितनी है 5, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। मेरा कहने का मतलब क्या, समझ में आ गया? तो कोई भी कांस्टेंट होता है बेटा, उसकी वैल्यू कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है, यही होता है कि उस कांस्टेंट को पहली बात तो किन के लिए यूज किया गया है, क्लियर है। जैसे यहाँ पर प्लैंक कांस्टेंट को एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के लिए यूज किया गया है, तो अलग अलग एनर्जी और फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज को क्या करेंगे, यूज करके क्या करेंगे, फिर कंपैरिजन से क्या करते हैं कि एनर्जी इतनी हो, फ्रीक्वेंसी इतनी हो, तो कांस्टेंट की वैल्यू ये आ जाएगी। इस तरीके से कैलकुलेट की जाती है बेटा, क्लियर है? ओके, यस और नो, यस और नो, प्रिंस छवि, क्लियर है बेटा, ध्यान रखना। ओके, चलो देखो अपने क्या कहा बच्चों, अभी अपने आपको याद एक फॉर्मूला लिखा था, क्या, E इक्वल टू अपने क्या लिखा था, hc अपॉन लैम्डा, यस और नो, लिखा था नहीं लिखा था, और ये रिजल्ट अपने पास किस में आता है, जूल में आता है, क्लियर है बच्चों। देखो एनर्जी के अलग अलग फॉर्म लिखाने का मेरा पर्पस क्या था, कि कंफ्यूज ना हो कि ये कैसे दे दिया, ये कहां से आ गया। मैंने क्या कहा था, अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई करते हैं, यस और नो, करते नहीं करते। मैं उल्टा बोलूं बेटा, क्या, जूल को अगर मुझे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना हो तो एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा, क्लियर है बेटा, ठीक है। तो क्या कर सकता हूं बच्चों, इसके अपोन में अगर मैं ई कर दूं, इसके अपोन में अगर ई कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा, यहां से मेरे पास, चलो एक स्टेप में ओ लिख देता हूं, क्या, ये मेरे पास आ गया, ये ध्यान है ना, क्लियर है। अगर मैं ये कर दूं, क्या, ई इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा तो है, मल्टीप्लाई बाय ई, यानी एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये वैल्यू किस में आएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी, यस और नो, क्लियर है बच्चों। देखो आपको शॉर्ट फॉर्मूला कैसे बता रहा हूं, कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन उसी पर पूछता है, बच्चा रटाफिकेशन से पूरा सोल्व करता है, टाइम वेस्ट करेगा, लेकिन एग्जाम में यही तो इंपॉर्टेंट है, कहां मुझे टाइम वेस्ट की जरूरत है, कहां नहीं है। ओके, तो कैसे करेंगे, इसमें जिसकी वैल्यू फिक्स होगी उसकी वैल्यू पुट करके ये बताओ, मैं एक साथ जो एग्जैक्ट वैल्यू सोल्व कर सकता हूं, नहीं कर सकता हूं, कर सकता हूं बेटा। देखो बेटा, कई सब मान लो ये दे रखा मुझे फॉर्मूला, ये दे रखा है a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c मल्टीप्लाई बाय d, यस और नो। इसमें सपोज करो अगर a b d की वैल्यू हमेशा फिक्स ही है, मान लो a b और d की वैल्यू सोल्व करने पर मेरे पास डाटा आता है 10, तो ये बताओ सीधा मैं 10 बाई c लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ? अरे बार बार मुझे जरूरत है क्या, a b और d की वैल्यू पुट करूंगा, फिर सोल्व करूंगा, फिर c के रेस्पेक्ट में देखूंगा, अगर इन तीनों का रिजल्ट डायरेक्टली 10 आता है तो मैं सीधा 10 बाई c कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं, यस और नो। मेरा कहने का मतलब यही है बच्चों। क्या इसमें कौन कौन सी वैल्यू फिक्स है, देखो h प्लैंक कांस्टेंट, कांस्टेंट है तो वैल्यू फिक्स है या नहीं है बेटा। c वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है, फिक्स है बच्चों, क्लियर। h लेमडा क्या है, वेवलेंथ, अलग अलग वेव की वेवलेंथ अलग अलग हो सकती है, नहीं हो सकती, अलग अलग हो सकती है, तो ये वेरिएबल है या डेफिनेट है, फिक्स वैल्यू है, ये वेरिएबल है, वेरिएबल उसे छोड़ देंगे, ठीक है बेटा। ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स है या नहीं है बच्चों। इसका मतलब अगर इन तीन को मैं सोल्व करूं, क्या
इन तीन की वैल्यू फिक्स है या नहीं है? अगर इन तीन की वैल्यू फिक्स है तो इनकी वैल्यू पुट करके अपने एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते? कर सकते हैं बेटा। और इसको जब सोल्व किया जाता है क्या, HC/E ये आता है ऑलमोस्ट 12,400। मैंने क्या कहा, समझ में आ गया? क्लियर है? इसका मतलब मैं क्या लिखूंगा, E इक्वल टू कितना आ गया, इन तीन की जगह क्या लिखूंगा बेटा, 12,400 अप्रोक्स आएगा, अपॉन में क्या बच गया, लैम्डा। और ये मेरे पास वैल्यू किस में आएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी बेटा। क्लियर है? मैंने क्या कहा, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है बच्चों, क्या कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी क्या होगी। तो बच्चे के पास तरीका क्या होता है, बच्चा पहली बात तो जो जूल वाला फॉर्मूला होता है रट के बच्चा क्या करेगा, वेवलेंथ इतनी है, एनर्जी क्या होगी, तो बच्चा पूरी वैल्यू पुट करता है, E इक्वल टू HC/λ। तो लैम्डा की वैल्यू क्या करेगा, मीटर वगैरह में यूज करेगा, फिर क्या करेगा, H और C की वैल्यू पुट करेगा, फिर कैलकुलेशन करेगा। लेकिन अगर ऑप्शन देखे बच्चा डायरेक्टली, फिर ऑप्शन देखेगा तो ऑप्शन आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो पहली बात तो बच्चे के पास जो रिजल्ट आया वो किस में आया था, जूल में। ऑप्शन क्या दे रखा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। फिर बच्चा क्या करेगा, सर ने बताया था अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना है तो एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई करूंगा, या जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड करूंगा। इससे अच्छा डायरेक्टली ध्यान में सीधा कर दूंगा 12,400/λ, सीधा आंसर आ जाएगा, यस और नो, बिना एक्स्ट्रा पेन चला एक स्टेप में आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया बेटा? क्लियर है? और ये खासकर ध्यान रखना, यहाँ जो लैम्डा होता है इसको आपको यूज करना है एंगस्ट्रम में। समझ में आ गया, यस और नो? क्लियर है बेटा? ये खासकर ध्यान रखना। ओके चलो बेटा, एक चीज और ध्यान रखना, एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के रेस्पेक्ट में अगर अपन बात करें तो एक चीज और हमें कैसे करनी है, समझना बच्चों। देखो कैसे करना है, एक बात बताओ, नॉर्मली अपन बात करें तो मान लो जैसे कोई रेडिएशन है, ठीक है, इसी रेडिएशन में मान लो ये बताओ बेटा 10 फोटोन है, तो ये बताओ अगर एक फोटोन की एनर्जी 10 किलो जूल है, मैंने क्या कहा, मान लो एक कोई रेडिएशन है उसमें टोटल 10 फोटोन है, एक फोटोन की एनर्जी 10 किलो जूल है, तो ये बताओ पूरी रेडिएशन की एनर्जी कितनी होगी। अरे मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे या नहीं करेंगे, करेंगे बेटा। जैसे मैं कहूं बेटा इस बेंच को उठाओ, ठीक है, तो एक बच्चा मान लो 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, सपोज करो 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा है। अगर मान लो तुम 4 स्टूडेंट हो तो ये बताओ सभी अगर इक्वल फोर्स लगाएंगे तो टोटल फोर्स कितना लगेगा, अरे 40 न्यूटन लग जाएगा बेटा। मेरा कहने का मतलब क्या है, वैसे ही एक फोटोन की एनर्जी जितनी है तो रेडिएशन में जितने फोटोन होंगे तो टोटल एनर्जी क्या होगी, नंबर ऑफ फोटोन से मल्टीप्लाई होगी या नहीं होगी। अरे इस वॉल को कोई एक जना पुश कर रहा है बेटा तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 10 बच्चे अगर मिलकर पुश करेंगे तो कोई इफेक्ट आ सकता है, नहीं आ सकता, आ सकता है। क्यों, अब इस वॉल पर लगने वाली एनर्जी क्या होगी, सभी की एनर्जी का टोटल क्या होगी, सम होगी या मल्टीप्लाई होगी, यस और नो, जितने नंबर है मल्टीप्लाई बाई ये। समझ में आ गया? क्लियर है बेटा? वैसे ही रेडिएशन में जितने भी फोटोन होते हैं तो रेडिएशन की टोटल एनर्जी मैं क्या कह सकता हूं, द टोटल एनर्जी ऑफ रेडिएशन, टोटल एनर्जी ऑफ रेडिएशन इज इंटीजर मल्टीपल ऑफ एनर्जी ऑफ वन फोटोन। और क्वांटम को रेडिएशन होती है बेटा, उसकी टोटल एनर्जी क्या होगी, एक फोटोन या क्वांटम की एनर्जी का इंटीजर मल्टीपल होगी। इंटीजर मल्टीपल इसलिए बोला है क्योंकि फोटोन या क्वांटम का नंबर कभी फ्रैक्शन में होगा क्या, नहीं बच्चों, ये कि हमेशा क्या होगा, इंटीजर में ही होगा। 1 फोटोन, 2 फोटोन, 3 फोटोन, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कितने फोटोन है, एक फोटोन की एनर्जी कितनी है, मल्टीप्लाई बाय क्या कर दूंगा, नंबर ऑफ फोटोन या क्वांटम, ये मेरे पास क्या आ जाएगी, टोटल एनर्जी आ जाएगी। समझ में आ गया बेटा? क्लियर है? ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर ये 2 लाइन में लिखाऊंगा, ये ध्यान रखना 2 लाइन छोड़ देनी है आपको। क्लियर है? तो क्या लिखेंगे, देखो एक फोटोन की एनर्जी को अपन क्या रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, E इक्वल टू एच न्यू, यस और नो, ठीक है। अगर नंबर ऑफ फोटोन n है तो मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई बाई n, यस और नो। क्लियर है बेटा? ठीक है, और ये बताओ न्यू इक्वल टू क्या होता है रे, C/λ, यस और नो, तो NhC/λ। क्लियर है बेटा? ठीक है, 1/λ किसके बराबर होता है, न्यू बार, याद है ना, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, NhC मल्टीप्लाई बाय न्यू बार, तो मेरे पास ये फॉर्मूला आ सकता है। समझ में आ गया, यस और नो? क्लियर है? यहाँ बाकी का तो मतलब आपको ध्यान ही है, कैपिटल N यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ फोटॉन्स, क्या है बेटा, नंबर ऑफ फोटॉन्स और क्वांटम, नंबर ऑफ फोटॉन्स और क्वांटम, ठीक है बेटा। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ये किस में होगा, इंटीजर नंबर होगा, किस में होगा बेटा, इंटीजर नंबर होगा, मतलब क्या होगा 1 2 3 ऐसे क्या होगा, इंटीजर नंबर में होगा। यही बात तो मैंने बोली है क्या, कि किसी फोटोन क्या होगा, रेडिएशन की टोटल एनर्जी क्या होगी, 1 फोटोन की एनर्जी का क्या होगी, इंटीजर मल्टीपल होगी बेटा। क्लियर है? क्या होगा, 1 फोटोन है तो 1 फोटोन की एनर्जी के इक्वल, टोटल 10 फोटोन है तो मल्टीप्लाई बाई 10 कर देंगे, नंबर ऑफ फोटोन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल एनर्जी आ जाएगी। समझ में आ गया? क्लियर है बेटा? चलो नोट करो बच्चों।
चलिए नोट चलिए, क्या चलिए बेटा, प्रिंस सभी चलिए नोट। चलो ये जो दो लाइन थोड़ी बेटा ये लिखो, द टोटल एनर्जी ऑफ रेडिएशन, द टोटल एनर्जी ऑफ रेडिएशन, द टोटल एनर्जी ऑफ रेडिएशन is integer multiple of the total energy of radiation is integer multiple of energy of one photon or quantum. The total energy of radiation is integer multiple of energy of one photon or quantum. The total energy of radiation is integer multiple of energy of one photon or quantum. चलिए बेटा, चलिए क्या। चलो बच्चों अब ध्यान रखना इसके बारे में, ये जो कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर रहे हैं उसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है। ओके, और इसी पॉइंट को कोई भी टीचर नहीं बताता बच्चों, ध्यान रखना। अपनी कॉपी के अलावा ये जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ किसी बुक या रजिस्टर में आपको नहीं मिलेगा। बच्चा कहेगा सर इसका फायदा क्या होगा, क्वेश्चन भी सबसे ज्यादा इसी पर पूछता है, तो बच्चा पूरे एक पेज की कैलकुलेशन करके सोल्व करता है। रिपीटर बच्चे बार बार कहते हैं सर ये क्वेश्चन 2 स्टेप में कैसे होगा, ऐसे होगा बेटा। समझ में आ गया कैसे करना है, समझना इस चीज को। देखो बेटा कैसे करना है, नेक्स्ट पॉइंट मैं लिख रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी पर बनेगा। नंबर ऑफ एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड फोटॉन्स, नंबर ऑफ एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड फोटोन, यानी कितने फोटोन का एमिशन या एब्जॉर्प्शन होगा। ओके, कैसे करना है बेटा, समझना इस चीज को। बच्चों देखो नंबर ऑफ फोटोन के रेस्पेक्ट में बात करें तो अभी हमने एक पॉइंट लिखा है, क्या E इक्वल टू क्या होता है बेटा, NH न्यू, यस और नो। अरे होता है नहीं होता, होता है बच्चों, ठीक है। और हमें पता है इसको अपन क्या लिख सकते हैं, E इक्वल टू NHc अपॉन लेमडा, यस और नो। क्लियर है बेटा। अब देखो इसका मतलब क्या है, अगर मुझे देखो प्लैंक कांस्टेंट, लाइट की वेलोसिटी, ठीक है, स्पीड और या वेवलेंथ, इन सबका तो पता है बच्चों, मुझे कैलकुलेट क्या करना है, कैपिटल N की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, क्योंकि नंबर ऑफ फोटोन का मतलब ही क्या होता है, कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं इसे। क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ से अगर मुझे N कैलकुलेट करना हो तो N क्या होगा बच्चों, देखो लेमडा को इससे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, E लेमडा, और H और C अपॉन में आएगा नहीं आएगा, अपॉन में H और C, यस और नो, यस और नो। क्लियर है बेटा। नॉर्मली क्या करता है बच्चा, यहाँ तक करता है, यहाँ तक तो कोई खास बात नहीं है, बच्चे की अपनी मैथमेटिक्स है ये, तो क्या ये बराबर ये तो ये बराबर ये हो जाएगा। ओके, अब बच्चा क्या करेगा, ई की लेमडा की जो वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है वो वैल्यू पुट करेगा। क्लियर। H और C वैल्यू चल के देने की जरूरत नहीं है, बच्चे को खुद को पता होना चाहिए ये वैल्यू कितनी है। लेकिन मैंने क्या कहा, अगर H और C की वैल्यू नहीं दे रखी, ये तो हमें पता ही होती है, जिसकी वैल्यू फिक्स है इसको देखो शॉर्ट में अपन कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। बच्चा क्या करेगा, बार बार क्या करेगा, E लेमडा H और C इसकी वैल्यू पुट करके बार बार कैलकुलेशन करके एक पेज की कैलकुलेशन करेगा। टाइम पास की जरूरत है क्या, नहीं। जिसकी वैल्यू फिक्स है अपन उसकी डायरेक्टली वैल्यू पुट कर सकते हैं, नहीं कर सकते बेटा, कर सकते हैं। ये बताओ इसमें कौन सी वैल्यू फिक्स है, कौन सी वैल्यू वेरिएबल है। कि मेरे पास आ रहा है E, मुझे कैलकुलेट क्या करना है, कैपिटल N नंबर ऑफ फोटॉन्स। क्लियर है, एमिटेड हो चाहे एब्जॉर्ब्ड हो उससे मुझे मतलब नहीं है बच्चों, एमिटेड भी दे सकता है एब्जॉर्ब्ड भी दे सकता है, दोनों के रेस्पेक्ट में पूछ सकता है। ओके, E की वैल्यू फिक्स है या वेरिएबल है, E एनर्जी है बेटा, डिफरेंट है, वेरिएबल है, अलग अलग पार्टिकल्स की अलग अलग हो सकती है। लेमडा क्या है, वो भी डिफरेंट है, कौन सी वेव है उसके रेस्पेक्ट में एनर्जी वेवलेंथ तो डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है। लेकिन H क्या है, प्लैंक कांस्टेंट,
कांस्टेंट है, वैल्यू फिक्स है। सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, ये भी फिक्स है बेटा। क्लियर है, इसका मतलब जिसकी वैल्यू फिक्स है उसको अलग से चक से उठा के लेंगे बेटा, इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं नहीं कर सकते, कर सकते हैं बेटा। कैसे, 1/hc, 1/hc को मैं अलग से सोल्व करके रख रहा हूं क्योंकि इसकी वैल्यू फिक्स है, यस और नो है बेटा। तो इनकी वैल्यू पुट करते हैं तो क्या करेंगे, h की वैल्यू कितनी होती है 6.62 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर -34, और c की वैल्यू कितनी है बेटा 3 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 8, यस और नो होगा बेटा। ठीक है, तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, देखो 1/6 को 3 से करते हैं बेटा, कितना आता है 18। ठीक है, 0.6 को 3 से करें तो 1.8, 18 प्लस 1.8 यानी 19.8, यस और नो। और इससे भी थोड़ा ज्यादा 19.8 यानी समथिंग कितना हो गया 20 हो गया बेटा। तो क्या करेंगे, ऑलमोस्ट कितना हो गया 20 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर, देखो -34 प्लस 8 यानी कितना हो गया -26, यस और नो। क्लियर है बेटा। ठीक है, इसे अगर हम सोल्व करें बेटा तो 10 टू पावर 26 ऊपर जाएगा नहीं जाएगा, अपॉन में क्या बच गया 20, यस और नो। इसे सोल्व करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ 100 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 24 कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, अपॉन में क्या हो गया 20, यस और नो। कैसे कर रहा हूँ समझ में आ रहा है बेटा। ठीक है, तो क्या करेंगे 1/hc, 1/hc 100/20 कितना हो गया 5 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर क्या हो गया 24 हो गया। समझ में आ गया, यस और नो। क्लियर है बेटा। इसका मतलब 1/hc की वैल्यू फिक्स है तो मैं ये वैल्यू पुट कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ, कर सकता हूँ बेटा। बार बार मेरे को 2 पेज का कोई बात है सॉल्यूशन करके देखना नहीं पड़ेगा। ओके, तो यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं बेटा, देखो इसका मतलब n इक्वल टू क्या आ गया, देखो h 1/hc की जगह मैं क्या लिखूंगा 5 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 24, आगे क्या बच गया बेटा टी लेमडा, जो वैल्यू मुझे दे रखी है एनर्जी और वेवलेंथ की उसकी वैल्यू पुट कर दूंगा। समझ में आ गया, यस और नो। लेकिन खासकर ध्यान रखना बच्चों, ई मुझे किस में लेना है जूल में, और लेमडा मुझे किस में लेना है मीटर में, क्योंकि मैंने यहाँ पर एच और सी की वैल्यू पुट की है, जूल वाली वैल्यू है या नहीं है, एमकेएस वाली यूनिट्स है, यस और नो। क्लियर है बेटा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये वैल्यूज आ जाएगी। समझ में आ गया। ये तो मेरे पास फॉर्मूला किसकी टर्म में आया है, एनर्जी की टर्म में आया। अब मुझे फॉर्मूला किसकी टर्म में दे सकता है, पावर की टर्म में भी दे सकता है बेटा। किसकी टर्म में दे सकता है, पावर की टर्म में। पावर की टर्म में दे तो कैसे करना है बेटा, देखो एक्चुअल में फिजिक्स में आप पढ़ोगे पावर क्या होता है P इक्वल टू W/T। अरे P इक्वल टू क्या होता है बेटा W/T होता है। बच्चा कहेगा सर कैसे, तो पावर की डेफिनेशन आप क्या पढ़ोगे कि पर सेकंड किया गया जो वर्क होता है वही क्या होता है पावर बोला जाता है। मैंने क्या कहा, पर सेकंड जो किया गया वर्क होता है वो क्या होता है पावर होता है बेटा। ओके, कैसे, P का मतलब पावर, W मतलब क्या वर्क, ठीक, T मतलब क्या टाइम। T की वैल्यू अगर 1 सेकंड हो तो ये बताओ T अगर 1 हो गया तो W और P बराबर हुए या नहीं हुए, यस और नो। क्लियर है बेटा। तो क्या कहेंगे, पर सेकंड किया गया जो वर्क होता है वही क्या होता है पावर बोला जाता है। क्लियर है। इसका मतलब अपन क्या कह सकते हैं, सिंपल सी बात है बेटा। मान लो नॉर्मली एक तो बीमार इंसान है बेटा, ठीक है, एक बीमार आदमी है, एक अपन क्या करेंगे, मान लो कोई हेल्दी पर्सन है बेटा। ओके, दोनों को अगर एक घंटे का टाइम पीरियड अगर अपन दे कि एक घंटे में आपको ये काम करना, दोनों को एक जैसा ही काम दे रहे हैं, तो ये बताओ 1 घंटे में ज्यादा काम कौन सा करेगा, बीमार आदमी करेगा या जो हेल्दी पर्सन है वो करेगा, हेल्दी पर्सन। इसका मतलब एवरेज अगर निकालेंगे तो पर सेकंड में किया गया वर्क ये बताओ जो हेल्दी था बेटा उसका ज्यादा आएगा नहीं आएगा, इसका मतलब उसकी पावर ज्यादा थी, यस और नो। सीधी सी बात है, जो बीमार था वो ज्यादा पावर यूज कर ही नहीं पाया तो ज्यादा काम भी नहीं कर पाया, यस और नो। क्लियर बेटा, मैं क्या कर रहा हूँ समझ में आ रहा है बच्चों। तो क्या होता है फिजिक्स में आपके आएगा बेटा कि पर सेकंड जो किया गया वर्क होता है उसी को पावर बोलते हैं। क्लियर है। तो P इक्वल टू W/T होता है, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, W इक्वल टू क्या हो गया P मल्टीप्लाई बाई T, यस और नो। क्लियर है बेटा। ठीक है, और वर्क किसकी फॉर्म होती है, एनर्जी की ही फॉर्म होती है बेटा। मैंने क्या कहा, वर्क किसकी फॉर्म होती है, एनर्जी की फॉर्म होती है। तो वर्क डन क्या होगा, एनर्जी के इक्वल हो सकता है बेटा। कैसे, एक सिंपल सी बात है बेटा, देखो जैसे प्रैक्टिकली समझना कोई दिक्कत नहीं है, फिजिक्स के फॉर्मुलों को मैं आपस में कोरिलेट कर रहा हूं, लेकिन प्रैक्टिकली भी समझ सकते हो। कैसे, ये मार्कर यहाँ पर क्या है रेस्ट पोजीशन में है, रेस्ट पोजीशन में है क्योंकि इसकी एनर्जी कितनी है 0 है। अगर इसमें कुछ एनर्जी होती तो ये रेस्ट में रह पाता क्या, नहीं बच्चों, ये फिलहाल क्या है रेस्ट में है क्योंकि इसकी एनर्जी 0 है। क्लियर है। मैंने इसमें थोड़ा सा वर्क किया, वर्क का मतलब ही क्या होता है एनर्जी ट्रांसफर करना। अपन देखते हैं, मान लो बोलते हैं ना ये पूरे दिन काम कर, इसने पूरे दिन काम किया तो थक गया है। थका क्यों है, क्योंकि एनर्जी लॉस बहुत ज्यादा हुआ है। एनर्जी लॉस बहुत ज्यादा क्यों हुआ है, क्योंकि इसने काम बहुत ज्यादा किया है। तो वर्क का मतलब ही क्या होता है अपनी एनर्जी किसी दूसरे को ट्रांसफर करना।
जो पूरे दिन सोया रहता है वो अपन क्या बोलते हैं, कोई काम ही नहीं करता, होता नहीं होता, क्योंकि इसने अपनी एनर्जी किसी दूसरे को ट्रांसफर ही नहीं की है, सिर्फ मोबाइल को ट्रांसफर की है। अरे होता नहीं होता, होता है बेटा। वही बात है कि ये पूरे दिन काम करता है, थक जाता है लास्ट में, क्यों, अपनी एनर्जी लॉस करता है। क्लियर है बेटा। तो क्या कहेंगे, पर सेकंड किया गया वर्क नो डाउट एनर्जी होता है। ठीक है, एनर्जी वर्क का रिलेशन क्या है बच्चा, समझना इस चीज को। नॉर्मली देखते हैं, मान लो जैसे ये मार्कर है, फिलहाल ये रेस्ट में है, क्यों, इसमें कोई एनर्जी नहीं है। ओके ठीक है, मैंने इस पर थोड़ा सा फोर्स लगाया, थोड़ा सा मैंने इस पर वर्क किया, इसमें थोड़ी सी एनर्जी आई, मैंने इस पर जचा के वर्क किया, इसमें जचा के, यानी बहुत ज्यादा एनर्जी आएगी नहीं आएगी। मेरा कहने का मतलब क्या है, मैं इस पर जितना ज्यादा वर्क करूंगा ये इतनी ही एनर्जी गेन करेगा। यस और नो, क्लियर है बेटा। आप किसी बॉल को देख सकते हो बेटा, बॉल को धीरे से क्या करोगे, फोर्स लगाओगे तो वो थोड़ी दूर ही जाएगा, लेकिन जचा के फोर्स लगाओगे तो क्या होगा, दूर जाएगी नहीं जाएगी। क्यों, जितना आप वर्क करोगे अपनी एनर्जी उसे दोगे, उतना ही वो वर्क करे, उसमें एनर्जी आएगी। यस और नो, इसका मतलब क्या होगा, वर्क डन क्या होता है, इक्वल टू एनर्जी के इक्वल बेटा, एनर्जी के इक्वल होगा बेटा। तो क्या लिखेंगे, W इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी के इक्वल होता है, या फिर मैं कहूँ एनर्जी क्या होती है, वर्क डन के इक्वल। यस और नो, एनर्जी होती है वर्क डन के इक्वल, और वर्क डन किसके इक्वल है बेटा, P मल्टीप्लाई बाई T। यस और नो, यस और नो, क्लियर है बेटा। इसका मतलब इस फॉर्मूले को हम क्या लिख सकते हैं, N इक्वल टू, ये तो ऐसा कैसा 5 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर 24, ऐसा कैसा, E की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, P मल्टीप्लाई बाई T। तो क्या लिखेंगे बेटा, P मल्टीप्लाई बाई लेमडा पहले से, और मल्टीप्लाई बाई क्या हो गया, T हो गया। तो आपको फॉर्मूला बेटा ऐसे भी दे सकता है, ये समझ में आ गया। यस और नो, यहाँ पर P मतलब क्या है बेटा, जैसे पावर है बेटा, यानी वोट में हमें यूज करना है। क्लियर है, लेमडा किस में यूज करना है, मीटर में, और T किस में यूज करना है, सेकंड में। समझ में आ गया, क्लियर है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, नंबर ऑफ एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड फोटोन जो होगा वो आपको क्या देगा, या तो एनर्जी की फॉर्म में दे सकता है, या किसकी फॉर्म में दे सकता है, पावर की फॉर्म में देगा। क्लियर है क्या, कि जो वेवलेंथ है, चाहे एब्जॉर्प्शन हो चाहे एमिशन हो, वेवलेंथ इतनी है, एनर्जी इतनी है, या टाइम इतना है। क्लियर है। तो नंबर ऑफ एमिटेड या एब्जॉर्ब्ड फोटोन क्या होगा, अगर आपको एनर्जी की टर्म में दे रखा तो सीधा ये कर दो 5 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर 24 मल्टीप्लाई बाई E इंटू लेमडा। क्लियर है। या फिर अगर आपको पावर की टर्म में दे रखा तो क्या करना, 5 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर 24 P लेमडा T। समझ में आ गया बच्चों, क्लियर है। जिसकी टर्म में दे रखा उसी की टर्म में सोल्व कर दो। ये दो फॉर्मूले आपको किसी भी बुक या किसी भी कॉपी में नहीं मिलेंगे, अपनी कॉपी के अलावा बेटा ध्यान रखना। सीधा आपको वैल्यू पुट करनी है और सीधा सोल्व करना है। आपको एक स्टेप का पूरा कैलकुलेशन या सोल्व करके देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा। समझ में आ गया, क्लियर है यहाँ तक, ओके। नोट करो फटाफट। चलो बेटा एक काम करो, यहाँ तक समझ में आया ना? ठीक है बेटा, एक काम करो, ये फटाफट नोट करो और फटाफट जाओ बेटा, मौसम खराब हो रहा है। ठीक है, तुझे दूर जाना अभिषेक। ठीक है बेटा, प्रिंस सभी यहाँ तक बात समझ में आई? नेक्स्ट लेक्चर में बेटा क्या करेंगे, इसके एक दो पॉइंट्स और डिस्कस करेंगे और फिर इसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये अपना कंप्लीट हो जाएगा। फिर प्लैंक क्वांटम थ्योरी, उसके बाद अपने एटम के मॉडल पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। थॉमसन, रदरफोर्ड, बोर मॉडल, सॉमरफील्ड मॉडल, ये सारे क्वांटम मॉडल सारे 1 by 1 अपने मॉडल्स पढ़ेंगे। क्लियर है? यहाँ तक अच्छे से कर लेना बेटा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में इसके एक दो पॉइंट्स और डिस्कस करेंगे। फिर इस पे क्वेश्चन हमें कैसे पूछ सकता है वो अपन डिस्कस करेंगे वहां फिर आगे बेटा। ओके ठीक है बेटा, बाय।